गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आगामी एग्जाम के लिए आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो साथियों, मैं रामतीर्थ भारती आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद रामतीर्थ में। तो साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है मुद्रा, मनी। साथियों, इस टॉपिक से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो साथियों, अगर आपके समझ में मुद्रा का टॉपिक नहीं आता है तो आज के बाद ये शिकायत आपकी दूर होने वाली है और ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही समझ में आएगा। यह मैंने एग्ज़ाम के पर्पज़ से टॉपिक उठाए हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो साथियों, आज का जो हमारा मुद्रा का टॉपिक है इसकी हम थ्योरी क्लास कराएंगे। और चूँकि अगर मैं थ्योरी क्लास और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर एक ही क्लास में लेता हूँ तो ये क्लास बहुत बड़ी हो जाती और कुछ लोग इसे बोर महसूस करते हैं। तो साथियों, आज इसका भाग फर्स्ट देख लेते हैं, थ्योरी पार्ट, और कल इसका सेकंड पार्ट आएगा जिसमें हम लेकर आएंगे आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो साथियों, जो भी साथी मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं या पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आगे आने वाली क्लास होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो साथियों, शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। साथियों, बात करेंगे मुद्रा के बारे में। मनी, मुद्रा वह शक्तिशाली वस्तु है जो सभी प्रकार के लेन देन में भुगतान के माध्यम के रूप में सभी को स्वीकार्य होती है। अर्थात मुद्रा का अर्थ केवल कागज के नोट अथवा सिक्के नहीं है जिनका निर्गमन केंद्रीय बैंक तथा सरकार करती है, बल्कि वे सभी वस्तुएं इसके अंतर्गत आती हैं जो भुगतान के रूप में सामान्यतः स्वीकार की जाती हैं। तो साथियों, मुद्रा वह होती है जो लेन देन के लिए भुगतान करती है। साथियों, आपने कोई चीज़ खरीदी तो आप मुद्रा से खरीदेंगे, कोई चीज़ बेचेंगे तो उसके बदले आपको मुद्रा मिलेगी। तो ये क्या हो गया, भुगतान हो गया। अब यहाँ कह रहे हैं कि मुद्रा केवल जो पैसा है आपके पास वही नहीं है, बल्कि वह वस्तुएं जिससे हम भुगतान कर सकते हैं वह भी मुद्रा कहलाएगी। तो साथियों, यहाँ कुछ मुद्रा के रूप दिए हैं, नोट हैं, सिक्के हैं, चेक, ड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब क्या है, मुद्रा है। तो साथियों, मुद्रा के प्रकार देख लेते हैं। मुद्रा के प्रकार, टाइप्स ऑफ मनी। साथियों, यहाँ मनी की जो स्पेलिंग है वो टाइपिंग मिस्टेक हुई है, आप लोग सही कर लें। MONEY ऊपर सही लिखी हुई है, आप यहाँ से सही कर लें। नंबर 1 वैधानिक मुद्रा और नंबर 2 शाक मुद्रा। साथियों, आगे देख लेते हैं कि वैधानिक मुद्रा और शाक मुद्रा क्या होती है। नंबर 1 वैधानिक मुद्रा। वैधानिक मुद्रा वह मुद्रा जिसका निर्गमन सरकार या रिजर्व बैंक द्वारा एक विधान के तहत किया जाता है, जिसमें रिजर्व बैंक धारक को उतनी रकम अदा करने का वचन देता है। साथियों, जैसे कि आपके पास 100 रुपये का नोट हो गया, क्या आप कह सकते हैं कि 100 रुपये का जो नोट है उसका जो कागज़ है उसमें जितनी चीज़ें लगी हुई हैं उसका मूल्य 100 रुपये होगा? नहीं साथियों, ऐसा नहीं होता है। देखो, वैधानिक मुद्रा का मतलब ये होता है कि जो RBI का गवर्नर है वो एक कागज़ लेगा और उस पर अपने जो उनकी कोडिंग है उसके अनुसार प्रिंट करेगा और उस पर आपको जितने रुपए का नोट है उतने रुपए अदा करने का वचन देता है कि आप इस नोट के बदले इतनी रुपए की कोई भी चीज़ ले सकते हैं। तो साथियों, कहने का मतलब ये कि रिजर्व बैंक एक कानून के तहत बैंक नोट को छापती है, बैंक नोट को छापती है और जो गवर्नर होता है उसको उतनी रकम, जितने रुपए का नोट होता है उतनी रकम की कोई भी चीज़ें आपको उसके बदले मिल जाएंगी, ये वचन देता है। तो साथियों, अब देख लेते हैं शाक मुद्रा क्या होती है। साथियों, शाक मुद्रा जो होती है वह मुद्रा जो चेकों के माध्यम से भुगतान की जाती है। साथियों, जैसे कि मान लो हमने कोई चीज़ ली तो पैसे की जगह हम चेक भी यूज करते हैं वहाँ, तो वो जो मुद्रा होती है चेक के माध्यम से हमने दी है वह मुद्रा क्या कहलाती है, शाक मुद्रा कहलाती है। साथियों, आगे देख लेते हैं मुद्रा की मांग, डिमांड ऑफ मनी। मुद्रा की जो मांग होती है वो क्यों होती है, किन किन कारणों के लिए होती है, देख लेते हैं।
मुद्रा की मांग दो महत्वपूर्ण कार्यों से उत्पन्न होती है। नंबर 1 बचत के लिए, नंबर 2 विनिमय के लिए। साथियों, बचत के लिए क्या होती है? जैसे मान लो आप पैसे कमा रहे हैं, तो कुछ लोग बैंक बैलेंस होता है वगैरह वगैरह, ये चीज़ें होती है, वो बचत के लिए हो गया। और विनिमय के लिए हो गया मतलब इन्वेस्टमेंट। मान लो आप कोई उद्योग खोलना चाहते हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो वहाँ आपके लिए मुद्रा की जो मांग होगी वो विनिमय के लिए होगी। साथ ही मुद्रा की जो मांग है, इसके बारे में 3 मत प्रचलित हैं और यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, तो आप इन्हें बहुत ध्यान से पढ़ें। तो नंबर 1 है क्लास की विचारधारा, नंबर 2 है केन्सियन विचारधारा, इसको हम कीन्स की विचारधारा बोलते हैं, कीन्सोत्तर विचारधारा। देख लेते साथियों सबसे पहले कि क्लास की विचारधारा में क्या है। क्लास की विचारधारा, मुद्रा की मांग के सिद्धांत का निर्माण क्लास की अर्थशास्त्रियों ने नहीं किया, बल्कि उनके विचार मुद्रा परिमाण के सिद्धांतों में पाए जाते हैं। प्रोफेसर मिल, प्रोफेसर फिशर आदि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा के विनिमय माध्यम कार्य को ही अधिक महत्वपूर्ण बताया और कहा कि मुद्रा की मांग स्वयं मुद्रा के लिए नहीं होती, बल्कि दिन प्रतिदिन सौदों को तय करने के लिए की जाती है। साथियों, यहाँ ये कह रहे हैं कि जो मुद्रा की मांग होती है वो मुद्रा के लिए नहीं की जाती है, बल्कि जो हम दिन प्रतिदिन कुछ खरीदते हैं, कुछ बेचते हैं, उसके लिए की जाती है। साथियों, फिशर के विनिमय का एक समीकरण है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। समीकरण से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इसमें एम का मतलब क्या है, वी का मतलब क्या है, पी का मतलब क्या है और टी का मतलब क्या है। तो साथियों देख लेते हैं, ये इनका एक समीकरण है एम बी इक्वल्स टू पी टी, या एम बी बराबर पी टी, जहाँ एम होती है मुद्रा की कुल मात्रा। एम क्या होती है साथियों? मुद्रा की कुल मात्रा। वी क्या होती है? इसका चलन वेग होता है वी, चलन वेग। पी इसकी कीमत स्थिर होती है, पी इसकी कीमत स्थिर होती है। टी मुद्रा में विनिमय की गई कुल वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा। तो साथियों आप समझ गए होंगे कि क्लास की विचारधारा क्या होती है। यहाँ आपको एम बी बराबर पी टी याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देख लेते हैं साथियों केन्सियन विचारधारा। केन्सियन ने क्या बताया था? कीन्स ने क्या बताया था कि जो मुद्रा होती है उसकी मांग के 3 उद्देश्य होते हैं। इनकी एक बुक आई थी जनरल थ्योरी, उसमें इन्होंने मुद्रा की मांग का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो साथियों देख लेते हैं, कीन्स के अनुसार मुद्रा की मांग से अभिप्राय मुद्रा की उस राशि से है जो लोग अपने पास रखते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो लोग अपने पास पैसा रख रहे हैं उसी को मुद्रा कहते हैं। कीन्स ने अपनी पुस्तक जनरल थ्योरी में मुद्रा की मांग के लिए एक नया शब्द तरलता अधिमान प्रयोग किया। इसके लिए 3 उद्देश्य सुझाए जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मांग करते हैं। साथियों देख लेते हैं कि 3 उद्देश्य क्या थे। नंबर 1 लेन देन मांग, नंबर 2 सतर्कता मांग, नंबर 3 सट्टा उद्देश्य। तो साथियों आगे हम देखेंगे कि लेन देन मांग में क्या होता है। नंबर 1 लेन देन मांग, उत्पादन तथा रोजगार में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप सौदा उद्देश्यों को संपन्न करने के लिए मुद्रा की मांग में वृद्धि हो जाती है। साथियों कहने का मतलब ये है कि मान लो आप आज मान लो कोई कंपनी है, उसका जब कंपनी का जब उत्पादन बढ़ता है तो जो उद्यमी होगा उसके लिए अधिक पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जब उत्पादन बढ़ेगा तो कच्चे माल की भी ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, श्रम की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो उनका वहन करने के लिए, उनका खर्च वहन करने के लिए उद्योग को जो है ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो कहने का तात्पर्य ये है साथियों कि सौदा उद्देश्य को संपन्न करने के लिए मुद्रा की मांग में वृद्धि हो जाती है। जब ये चीज़ें बढ़ती हैं तो उनका उद्देश्य पूरा करने के लिए मुद्रा की मांग में वृद्धि हो जाती है। इसी को हम सौदा उद्देश्य कहते हैं और यही सौदा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग का प्रमुख निर्धारक आय है। साथियों कहने का मतलब ये है कि सौदा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग का जो प्रमुख निर्धारक है वो आय है।
क्योंकि आय के अनुसार हम लेन देन करते हैं और आय के अनुसार ही हम वस्तुओं का खरीद फरोख्त करते हैं। इसे निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है M1 इक्वल टू एफ ऑफ वाई, जहाँ M1 मुद्रा की सौदा उद्देश्य की मांग है, F एक फलन है और Y इनकम आय है। साथियों आगे हम बात करेंगे सतर्कता की मांग। नंबर 2, सतर्कता की मांग। साथियों सतर्कता की मांग क्या होती है? मान लो, इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे आपको इमरजेंसी पड़ जाए कोई, जैसे मान लो कोई लोग बीमार हो जाते हैं या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हमें एकदम आकस्मिक पैसे की ज़रूरत पड़ जाए, तो उसे क्या बोलते हैं? सतर्कता मांग। इसे इमरजेंसी मांग भी बोल सकते हैं। देख लेते हैं इसके अंतर्गत क्या है। सतर्कता उद्देश्य के अंतर्गत रखी गई मुद्रा को हम आपातकालीन मुद्रा कहते हैं, जो आकस्मिक जरूरतों के लिए रखी जाती है। व्यापारी प्रतिफल स्थितियों को पार करने के लिए अप्रत्याशित सौदों से लाभ उठाने के लिए कुछ नकदी रिजर्व में रखते हैं। साथियों यहाँ पर एक इमरजेंसी हो गई, मान लो किसी को आपातकाल में पैसे की ज़रूरत है, वो हो गया। अब मान लो किसी के पास पैसा है और मान लो कोई ऐसा मौका आ जाता है कि कोई कहता है कि हमें इतने पैसे दे दो ब्याज पर, हम आपको मान लो मार्केट में चल रहा है 4%, 5%, हम आपको 10% देंगे और बहुत जल्दी पैसा ही वापस कर देंगे। तो इन अप्रत्याशित सौदों का लाभ उठाने के लिए जो कुछ पैसा रिजर्व में रखते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? सतर्कता मांग कहते हैं। साथ ही इसका जो फॉर्मूला होता है M1 आपको पता ही है कि किसी उद्देश्य के लिए मांग, पैसे की मांग, मुद्रा की मांग, किसी उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग। F जो है फलन है, और Y क्या है साथियों? आय है। F फलन और Y आय है, इनकम। तो साथियों आगे हम देखेंगे सट्टा उद्देश्य, कि सट्टा उद्देश्य की मांग में क्या होता है। सट्टा उद्देश्य के अंतर्गत नकद मुद्रा की मांग इस इच्छा से करता है जिससे व्यक्ति बॉन्डों आदि की कीमतों में होने वाले परिवर्तनों का लाभ उठा सके। सट्टा उद्देश्य के लिए रखी जाने वाली नकद मुद्रा की मात्रा ब्याज की दर पर निर्भर करती है। बॉन्ड की कीमतों तथा ब्याज की दर में विपरीत संबंध पाया जाता है। कम बॉन्ड कीमत ऊंची ब्याज दरों को तथा ऊंची बॉन्ड कीमत कम ब्याज दरों को प्रकट करती हैं। साथियों कहने का मतलब ये है कि सट्टा उद्देश्य के अंतर्गत जो पैसा रखा जाता है, जो मुद्रा रखी जाती है, वह ब्याज की दर पर निर्भर करती है। साथियों अगर मान लो ब्याज तुम्हें ज़्यादा मिल रहा है तो आपके पास मुद्रा कम होगी। जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि बॉन्ड की कीमत, यहाँ पे हम बॉन्ड की कीमत की जगह मुद्रा भी ले सकते हैं। बॉन्ड की कीमत, क्योंकि बॉन्ड की जो कीमत होगी वो मुद्रा में होगी, तो बॉन्ड की कीमत तथा ब्याज की दर में विपरीत संबंध पाया जाता है। बॉन्ड की कीमत अधिक होगी तो ब्याज की दर कम होगी, और बॉन्ड की कीमत जब कम होगी तो ब्याज की दर, बॉन्ड की कीमत जब ज़्यादा होगी तो ब्याज की दर कम होगी, और बॉन्ड की कीमत जब कम होगी तो ब्याज की दर ज़्यादा होगी। तो साथियों कहने का मतलब ये है कि एक दूसरे के विपरीत होते हैं, बॉन्ड की कीमत तथा ब्याज की दर। तो साथियों आगे बात कर लेते हैं हम कीन सूत्र विचारधारा की। कीन सूत्र विचारधारा में क्या था? नंबर 1, इसमें 2 दृष्टिकोण मैंने शामिल किए यहाँ पर, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे टोबिन का दृष्टिकोण भी होता है, गोरलेसा की विचारधारा भी होती है, और पैटेकिंस का सिद्धांत भी कीन सूत्र विचारधारा के अंतर्गत आता है। तो यहाँ सबसे पहले बात करेंगे बोमोल का मांग सिद्धांत। बोमोल का मांग सिद्धांत की बात करेंगे साथियों हम। बोमोल ने अपने स्टॉक सैद्धांतिक दृष्टिकोण, साथियों इनका एक दृष्टिकोण था स्टॉक सैद्धांतिक दृष्टिकोण, आप इसको याद रखें, के आधार पर मुद्रा की लेन देन मांग की ब्याज लोचात्मक का विश्लेषण किया। बोमोल के विश्लेषण का आधार ये है कि कोई फर्म या व्यक्ति सौदे के लिए मुद्रा का अनुकूलतम स्टॉक अपने पास रखता है। कहने का मतलब ये है कि कोई फर्म या व्यक्ति आगामी सौदे के लिए मुद्रा का एक स्टॉक अपने पास रखता है। इनके अनुसार नकदी शेष रखने का दूसरा तरीका बॉन्ड है। साथियों वह जो अपने पास रखेगा वह नगद पैसे भी रख सकता है और बॉन्ड भी रख सकता है।
जिन पर ब्याज मिलता है। और साथियों जो नकदी होती है और जो बॉन्ड होता है उन पर ब्याज मिलता है। बॉन्डों पर जितना ही अधिक ब्याज दर होगी फर्म उतनी ही कम नकद शेषों को रखेगा। जैसे कि इससे पहले सट्टा उद्देश्य बताया था वही है ये, कि ब्याज दर अधिक होगी तो जो पैसा रखेगा वो कम रखेगा, और अगर ब्याज दर कम होगी तो पैसा ज़्यादा रखा जाएगा। साथियों एक फॉर्मूला है MD/P बराबर K/2 बराबर 1/2 बराबर √2BR/R। साथियों इसे हम एक साथ भी लिख सकते हैं, 2VR/R। तो साथियों हम इसको अलग अलग भी अंडर रूट लगा सकते हैं और एक में भी इसको हम लिख सकते हैं। तो इसके लिए आप कंफ्यूज मत होना कि कहीं ये फॉर्मूला आ जाए पूछ ले कि ये किसका सिद्धांत का, ये किसके सिद्धांत से संबंध रखता है, तो आप कभी भी कंफ्यूज ना हो। तो साथियों नीचे देख लेते हैं MD बराबर 1/2 बराबर 2BR/R और P साथियों यहाँ आ जाएगा, ये इनटू में P यहाँ आ जाएगा। मैंने P ऊपर लिया है क्योंकि चूंकि ये P ऊपर पहुँच जाएगा तो P हम यहाँ भी ले सकते हैं। तो साथियों इस फॉर्मूले में आप कभी भी कंफ्यूज मत होना। साथियों आगे देखते हैं फ्रीडमैन का सिद्धांत। फ्रीडमैन का मुद्रा की मांग का सिद्धांत पूंजी अथवा संपत्ति सिद्धांत है, क्योंकि वह मुद्रा को एक परिसंपत्ति अथवा पूंजी वस्तु मानता है। किसी अंतिम संपत्ति धारक की ओर से मुद्रा की मांग की एक टिकाऊ वस्तु के लिए मांग की तरह समझा जाता है। मुद्रा की मांग को साथियों यहाँ लिखा है मांग को एक टिकाऊ वस्तु के लिए मांग की तरह समझा जाता है। साथियों सिद्धांत क्या कहता है, फ्रीडमैन का सिद्धांत कहता है कि जो पूंजी है, जो आपके पास मुद्रा है, वह एक परिसंपत्ति है, यानी मुद्रा को वह एक पूंजी वस्तु के रूप में मानता है। तो साथियों इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, इस फॉर्मूले से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप इस फॉर्मूले को बहुत मैंडेटरी याद रखना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना कि ये क्या क्या होता है। तो साथियों होता है M/P बराबर F/R/W/RM/RB/RE/GP/μ। साथियों यहाँ M का मतलब होता है मांगी गई मुद्रा का कुल स्टॉक होता है, P कीमत स्तर होता है, और W जो होता है गैर मानव रूप में संपत्ति का अंश होता है। साथियों यहाँ W की जगह ओमेगा भी यूज होता है। साथियों ये ओमेगा है, ये W है, तो आप कंफ्यूज ना हो कहें कि W की जगह ओमेगा अभी दे देगा। तो RM बराबर क्या होता है, RM होता है मुद्रा पर प्रत्याशित मद की दर, प्रत्याशित मुद्रा की दर होगी। साथियों यहाँ पे ये थोड़ा मिस्टेक हुई है टाइपिंग, आप सही कर लेना। RB बराबर बॉन्ड, RB बराबर इक्विटियों पर प्रत्याशित मुद्रा रूप में प्रतिफल की दर। GP बराबर क्या है, वस्तुओं की कीमतों में होने वाले परिवर्तन की दर, म्यू अन्य चरों के लिए यूज होता है। तो साथियों फ्रीडमैन का सिद्धांत आपके समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करेंगे मुद्रा का वर्गीकरण। साथियों ये जो क्वेश्चन है मुद्रा का, ये जो टॉपिक है मुद्रा का वर्गीकरण, इसे आप बहुत अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि इससे कम से कम 5-6 बार क्वेश्चन पूछा गया है और हर बार क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है, चाहे वो दिसंबर के एग्जाम में चाहे वो जून के एग्जाम में। तो साथियों देखेंगे कि इसके अंतर्गत क्या है। मुद्रा की पूर्ति पर विचार करने के लिए RBI ने 1961 में एक कार्यकारी समिति का गठन किया। इसके पश्चात दूसरा कार्यकारी समूह वर्ष 1977 में गठित किया गया, जिसने तरलता के माप के आधार पर मुद्रा को 4 भागों में बांटा या 4 वर्गों में बांटा। नंबर 1 M1 में साथियों क्या क्या होता है, जनता के पास मुद्रा जो करेंसी तथा सिक्कों में हो सकती है, बैंक की जमाएं जो चालू और बचत खातों पर होती हैं, रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं। तो साथियों M2 देख लेते हैं। M2 में M1 शामिल होता है प्लस डाकघरों को बचत बैंक जमाएं शामिल होती हैं, डाकघरों की जो बचत बैंक जमा होती हैं वो शामिल होती हैं। M3 में देख लेते हैं बैंकों तथा सहकारी बैंकों की समय जमाएं। साथियों M3 देख लेते हैं जनता के पास पैसे चलन, जनता के पास जो चलन है जो पैसा है, प्लस बैंकों की चालू एवं बचत जमाएं, प्लस बैंकों की सावधि जमाएं, प्लस रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं। साथियों M3 को इस तरह से भी लिखते हैं और M3 को इस तरह से भी लिखते हैं। तो साथियों आगे देखेंगे M4 का मतलब होता है M3 प्लस डाकघर की कुल जमा। तो साथियों यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आता है
कि कभी कभी एम बराबर पूछ लेगा कि एम में क्या क्या शामिल होता है। आगे जब मैं क्वेश्चन सीरीज लेकर आऊँगा, इसकी जब क्वेश्चन कराऊंगा प्रीवियस ईयर के, तो आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। साथियों आगे देख लेते हैं। उपरोक्त चारों संकटों में M1 सबसे अधिक तरलता को प्रदर्शित करता है। साथियों ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि M1 क्या प्रदर्शित करता है, तथा M4, इसमें जो अंतिम संघटक होता है M4, ये सबसे कम तरलता को प्रदर्शित करता है। साथियों M1 अधिक तरलता को प्रदर्शित करता है और M4 सबसे कम तरलता को प्रदर्शित करता है। साथियों ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो आप इन दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ें। आगे देख लेते हैं कि मुद्रा पूर्ति निर्धारण के कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो इसके दो सिद्धांत हैं। मुद्रा की जो पूर्ति होती है वह केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित होती है, इन्हें बाह्य कारण समझा जाता है। साथियों जो मुद्रा की पूर्ति आरबीआई के द्वारा निर्धारित होगी उसे हम बाह्य कारण कहेंगे, और जो मुद्रा की पूर्ति आर्थिक क्रियाओं में होने वाले परिवर्तनों के द्वारा होती है उसे हम आंतरिक कारण कहते हैं। तो साथियों यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ें। तो साथियों आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और जो साथी मेरी क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो साथी मेरी चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। और अगर किसी को इस क्लास की PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर सर्च करें इकोनॉमिक्स विद रामतीर्थ, मेरा चैनल आ जाएगा, उससे आप ऐड हो जाएं। वहाँ पर मैं डेली PDF प्रोवाइड कराता हूँ, वहाँ मेरी सारी क्लासें आपको मिल जाएंगी। तो साथियों कल मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। कल तक के लिए जय हिंद, जय भारत।